दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूँ, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ खुद लड़ लें दमोह से। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें ज्यादा चर्चा दमोह की है। और अब तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीधे सीधे कमलनाथ को 2023 में दमोह से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। आखिर दमोह फॉर्मूले की इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल दमोह उपचुनाव बीजेपी की वो दुखती रग है जिसका जख्म उसे अभी तक साल रहा है। 2018 के पहले तक ये सीट बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ थी और जयंत मलैया यहां से लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन 2018 में कांग्रेस के राहुल लोधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए, लिहाजा यहां उपचुनाव हुए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राहुल लोधी हार गए। यह हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया। दरअसल दमोह जीतने के लिए कमलनाथ ने 1 बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले पर काम किया और बूथ को चुनाव मैनेजमेंट का केंद्र बनाया। दमोह फॉर्मूला काम कर गया और लगातार पिटती आ रही कांग्रेस को संजीवनी मिली। लिहाजा अब वो मौजूदा उपचुनाव भी दमोह फॉर्मूले के तहत लड़ रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि उसने दमोह फॉर्मूले का तोड़ ढूंढ लिया है और अब चाहे तो कमलनाथ खुद दमोह से लड़ जाएं, बीजेपी जीत के दिखा देगी। दमोह के अंदर हमें पता है, हमने समीक्षा की है क्या कारण रहे हैं और हमने उस पर गंभीरता से काम भी किया है और उन लेकुनाज को हमने पूरा करेंगे। और दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूँ, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ खुद लड़ लें दमोह से, अगर इतनी हिम्मत है तो खुद लड़ लें। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनाज को देखा किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। दरअसल बीजेपी इस उपचुनाव में कांग्रेस के दमोह फॉर्मूले का जवाब अपने माइक्रो मैनेजमेंट से दे रही है। बीजेपी बड़ी बड़ी सभाओं की जगह घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से नवदुर्गा में कन्या भोजन तक जैसे कार्यक्रम पार्टी कर रही है। वरिष्ठ नेता लोगों के घर घर जाकर खाना खा रहे हैं। इधर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उसका दमोह फार्मूला इस चुनाव में भी काम करेगा। दमोह के पहले भी वो इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन चुनाव जीतना या नहीं जीतना वहाँ के मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है और मतदाता का जो भी झुकाव है इन चारों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार में कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिससे वो वोट मांगने जनता के सामने जाए। जाहिर है बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है, लेकिन दमोह में कांग्रेस ने उसी के हथियार से उसको मात दी थी। लिहाजा इस उपचुनाव में वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना है उसका माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह दमोह फॉर्मूले का मुकाबला करता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है फार्मूले की सियासत। सियासत का फार्मूला या फार्मूले की सियासत, जो भी आप समझिए। बीजेपी का फार्मूला हर चुनाव में एक ही रहता है, पूरी ताकत से डट जाओ, अंदर तक उतर जाओ चुनाव में और कोई कोर कसर न छोड़ो। फिर भी जीत और हार चुनावी राजनीति का हिस्सा है और आप कई बार बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता कुछ और सोच रही होती है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस को इस मसले पर ना कोई डरा सकता है कभी, ना उसको कोई, अगर आप ये कहें तो मैं ये शब्द भी बोल सकता हूँ कि ना कोई उसको बीजेपी की तरह मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकता है और ना कांग्रेस पर इससे कोई बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो, जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि दो मुख्तलिफ पार्टियों की दो मुख्तलिफ अलहदा अलग भिन्न सोच है ये, कि एक पार्टी मानती है कि चुनाव का अर्थ है खूब पसीना बहाना, दूसरी पार्टी मानती है कि अच्छा कैंडिडेट दो और चुनाव के पहले अच्छा प्रचार करो, हवा बनाओ और देखा जाएगा, जीतेंगे ही, जब ताकत लगा रहे हैं हम भी तो जीतेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपनी गलतियों से, अपनी खामियों से बहुत सबक लिए हैं। वीडी शर्मा जी का ये कहना, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, कि दमोह से लड़ लें, अब तो हम समझ गए हमने क्या वहाँ लेकुनाज छोड़े थे, क्या गलतियाँ हमसे हुई थी। ये एक बड़ा अंतर है। उन सीट्स पर जहाँ कांग्रेस जीतती रही है, बीजेपी की रणनीति रही है कि वहाँ से या तो कांग्रेस के ही मजबूत उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारे जाएं या फिर
इतना माइक्रो मैनेजमेंट लेवल का प्रबंधन किया जाए कि हमें ये समझ आ जाए कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई थी। कांग्रेस की ये रणनीति बीजेपी की परंपरागत सीटों को लेकर उतनी मजबूती से सामने नहीं आती है। इसके कारण भी हैं संसाधनों की कमी, संगठन की कमी, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर, जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं बीते वर्षों में, बीते चुनावों में, वहाँ कांग्रेस की लीडरशिप का धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाना भी बड़ा कारण है। देखते हैं कि इस चुनाव में, जो उपचुनाव है, इसमें क्या रंगत निखर के सामने आती है, किस पार्टी की रंगत निखरती है। फिर मंज़र 2020 की ही याद दिला रहा है। वही मौका है, वही तरीक़ा है, वही उपचुनाव का माहौल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है अब्बास हफीज़ साहब, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका बहुत स्वागत है। और नवनीत शुक्ल जी काफ़ी अंतराल के बाद जुड़ रहे हैं, प्रणाम करता हूं उनको भी, नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटी टिप्पणी उनकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नवनीत जी, 2018 से लेकर 2021 तक मध्य प्रदेश की सियासत रूपी नदी में बहुत पानी बहा है। पहले कांग्रेस के बाद कांग्रेस में बगावत का बीजेपी का फ़ायदा उठाना, फिर बीजेपी की सरकार, और अब बीजेपी की सरकार के भी करीब करीब 1.25 वर्ष। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ये उपचुनाव, मैं ये नहीं कह रहा कि इन उपचुनाव से कोई बहुत बड़ा फ़र्क मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इसको सेमीफाइनल या फाइनल ही मानकर लड़ रही है, वो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। आप किस तरह देखते हैं जी नवनीत जी? जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी का जो हर चुनाव को वो पूरी ताकत से ही लड़ते हैं, वो चाहे छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव हो, और पूरी ताकत झोंक देने का स्वभाव भाजपा में लंबे समय से रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस जो है केवल भाजपा की नाराजगी का ही लाभ उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई संगठन की व्यवस्था है और ना उनका अभी हाल कोई बहुत ज़्यादा जनाधार है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोकप्रियता के मापदंड में हम वहीं खड़े जहाँ 2018 में खड़े थे या उसके पहले खड़े थे हम लोग। तो अब वो स्थितियाँ आज नहीं हैं, क्योंकि आज बहुत सारे परिवर्तन प्रदेश में दिख रहे हैं। खासकर पेट्रोल डीजल की महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार का चौपट होना, इससे अपने आप ही बाजार में एक अजीब प्रकार की खिंचावट भाजपा के प्रति दिखाई दे रही है। अब वीडी शर्मा साहब बोले कि हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, या हम क्यों, लोग, आप जीतते हो लोगों की सद्भावना से। यदि आपके प्रति लोगों की सद्भावना है, कार्यकर्ता केवल वोट निकाल सकता है, सद्भावना नहीं ला सकता। आज की तारीख में भाजपा का मूल कार्यकर्ता ये उधार के सिंदूर को लेकर और कूदा कादी की राजनीति से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है कि वो भी बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव का ही इंतज़ार कर रहा है। और उसका मूल कारण ये है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जोबट की सीट को अब उदाहरण मान लेते हैं कि वहाँ 6 से 7 लोग पिछले कई सालों से लगे थे। आपने आखिरी समय में जो भी परिवर्तन किया संगठन में और कांग्रेस से लाके किसी को लड़वा दिया, उससे वहाँ एक बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति निर्मित हो गई। ये वहाँ के जो काम करने वाले लोग भी कह रहे हैं। दूसरी, अगर हम खंडवा की बात करते हैं तो खंडवा का चुनाव निश्चित रूप से उपचुनाव सरकार ही लड़ती है, उम्मीदवार तो बहुत कम लड़ता है। और शिवराज जी के लिए अगर ये मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से अगर ये चुनाव निकाल लिया शिवराज जी ने खंडवा का, तो ये उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव होगा और उनके ही प्रयास से जीता हुआ मानेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि केंद्र सरकार का कहीं कोई ऐसा चमत्कार हो जिसके कारण उनको वोट दिया जाए। अब वो स्थितियां नहीं है। तो अब नए समीकरण में मैं ये मान के चल रहा हूं कि नए समीकरण में लोगों की सद्भावना ही चाहिए केवल। नवनीत जी के विश्लेषण का बिंदु ये कहता है कि चुनाव टफ है, ऐसा उनका क्लेम है, और इसके पीछे उनका आधार है कि जनता से जुड़े जो कुछ मसले हैं जिनका जिक्र वो कर रहे हैं कि महंगाई, और इसी के साथ कार्यकर्ताओं की, तथाकथित बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी मेहमानों को लेकर। इस पर एक टिप्पणी पंकज जी की लेकर फिर मैं अब्बास हफीज़ साहब की तरफ आऊँगा। जी पंकज जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत बहुत स्पष्ट है